हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, इस संबंध में देखने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं और उत्तराखंड के जो साहित्यिक ग्रंथों में नाम मिले हैं उसके पश्चात हम सीधा कुड़िंद वंश, ठीक है, कुड़िंद वंश के पश्चात हम आगे फिर महाजनपद काल, मौर्य काल, इस काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, इस क्रम से हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन मतलब ऐसा अध्ययन जहां पर उत्तराखंड का वर्णन मिला है। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन, यहां से उत्तराखंड का वर्णन मिला है हमको। ठीक है, इनमें मतलब लिखित रूप में और पठनीय रूप में मिला है। मैंने आपको शुरू में बताया था लिखित और पठनीय कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, लिखित है लेकिन अपठनीय है। ठीक है, तो वो आद्य ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक अध्ययन क्या हो जाएगा, कोई भी लिखित या साहित्यिक साक्ष्य वहां पर प्राप्त नहीं हुआ है, केवल शैल चित्र या फिर अभिलेखीय साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि मानव ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं, ठीक है, या क्या क्या क्रियाएं की गई थी मानव द्वारा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। देखो, उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन को सबसे पहले यदि हम देखें तो उत्तराखंड का वर्णन, इन्हीं से शुरुआत होती है। ठीक है, यही सबसे पहला टॉपिक बनता है उत्तराखंड का वर्णन। तो कहां कहां पर उत्तराखंड का वर्णन मिला, देखो सबसे पहले ऋग्वेद में वर्णन मिलता है उत्तराखंड का। ठीक है, ऋग्वेद में, तो ध्यान रखिएगा पहला ग्रंथ है जहां पर उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर है ब्राह्मण ग्रंथ या धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ लिख लेता हूं। ठीक है, धर्म ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ है, ठीक है, उनमें। इसके अलावा एक ऐतरेय ब्राह्मण करके है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो धर्म ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में अलग मिला। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण में भी वर्णन पृथक रूप से भी मिला हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा देखो एक आता है पुराण, पुराणों में आता है स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण आता है। और इसके अलावा लास्ट में आता है ये बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। तो इन पांचों में हमें उत्तराखंड का वर्णन मिलेगा अभी। ठीक है, क्या क्या वर्णन है देखते हैं। यहां से हमें पहला वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम वर्णन कहां मिलता है, प्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और किस नाम से इसको संबोधित किया गया, सारे फैक्ट आप लोग देखो, इनको एक एक करके आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ऐसे ही नोट करिए ताकि आप इसको ऐसे ही समझ पाए। यदि आप इसको टुकड़ों में अलग अलग पढ़ेंगे तो वैसे थोड़ा आपको बोरिंग सा लग सकता है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया, इसको देखो देवभूमि कहा गया। ठीक है, देवभूमि जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। ध्यान रखो, देखो जो वर्तमान में उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, नाम कहां से आया है, ऋग्वेद से आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देवभूमि ऋग्वेद से आया। इसके अलावा देखो मनीषियों की भूमि। ठीक है, मनीषी ऋषि मुनि मतलब। ठीक है, मनीषियों की भूमि, ये इसको संबोधित किया गया। ठीक है, मनीषियों की भूमि। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है, किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है, या उत्तराखंड का आरंभिक उल्लेख, ठीक है, पहला उल्लेख हमें किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि। ठीक है, देवभूमि या मनीषियों की भूमि उत्तराखंड को इसमें कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो धार्मिक ग्रंथों में इसको क्या क्या कहा गया, एक है पूर्ण भूमि। ठीक है, पूर्ण भूमि। धार्मिक ग्रंथ जैसे महाभारत या फिर अन्य धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, जिसमें पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उपनिषद वगैरह, इन सभी में इसको क्या कहा गया, पूर्ण भूमि। ठीक है, इसके अलावा ऋषि भूमि, देखो ऋषि भूमि कहा गया, ऋषि भूमि, पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि। और साथ ही इसको क्या कहा गया है, पवित्र क्षेत्र। ठीक है, पवित्र क्षेत्र, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या फिर पवित्र क्षेत्र। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में या किस में उत्तराखंड का उल्लेख पवित्र क्षेत्र के रूप में मिलता है। तो ऐसे आ जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी धार्मिक ग्रंथों में, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण में, या सीधा सीधा क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथों में, ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा जैन ग्रंथों में, और ऑप्शन डी आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, या धर्म ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो उल्लेख है किस रूप में मिलता है, पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र के रूप में मिलता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है ऐतरेय ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया, उत्तर कुरु। ठीक है, कई बार ये सवाल बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर कुरु किसमें कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसको कहा गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, देखो स्कंद पुराण में इसको क्या क्या कहा गया है। स्कंद पुराण की यदि बात करें तो इसमें उत्तराखंड सहित जो हिमालय है, हिमालय के 5 खंड इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो अन्य अन्य खंड भी इसमें मिलते हैं, जैसे नेपाल खंड है, मानस खंड है, जालंधर खंड है, केदार खंड है और कश्मीर खंड है। हिमालय के 5 खंडों का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इसमें से 2 खंड, एक है केदार खंड, ठीक है, केदार खंड, और एक है मानस खंड। ध्यान रखिएगा, मानस खंड, ठीक है, मानस खंड। ये दोनों किससे संबंधित हैं? स्कंद पुराण से संबंधित है। तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के 2 भागों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, एक केदार खंड का और एक मानस खंड का। और इनका संयुक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? इसमें क्या कहा गया है? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर या फिर खसदेश, ठीक है। उत्तरखंड इसको कहा गया है, या फिर ब्रह्मपुर इसको कहा गया, ठीक है, ब्रह्मपुर, या फिर इसको खसदेश कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। तो केदारखंड और मानस खंड में इसको उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या फिर खसदेश के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। इसलिए देखो बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम मिलता है हिमवंत, ठीक है, हिमवंत। हिमवंत इसका बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है। तो ये किस भाषा में हो जाएगा? पाली भाषा में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में हिमवंत नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। देखो ऋग्वेद में प्रथम वर्णन उत्तराखंड का मिलता है और देवभूमि और मनीषियों की भूमि इसको कहा गया है, ठीक है। धर्म ग्रंथों में पूर्ण भूमि इसका उल्लेख मिलता है, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको उत्तर कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण में इसको उत्तरखंड, ब्रह्मपुर या फिर खसदेश के नाम से संबोधित किया गया और उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक केदारखंड और एक मानस खंड, ठीक है। और अगला देखो हिमवंत। हिमवंत किसमें इसको कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया, ठीक है। यहां तक का आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं केदारखंड और मानस खंड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं बस, ठीक है। तो केदारखंड की यदि चर्चा करें, देखो केदारखंड की यदि चर्चा करें, ठीक है, इसका सीमांकन कहां से कहां तक किया गया है? इसका सीमांकन किया गया है गंगा द्वार, ठीक है, गंगा द्वार से श्वेत हिमालय, ठीक है, इधर ऊपर की ओर आ जाएगा श्वेत हिमालय, ठीक है, यानी कि हिमालय तक का, गंगा द्वार से हिमालय तक का। और इधर आ जाएगा देखो कालिंदी, ठीक है, टोंस नदी से लेकर यहां आ जाएगा बधानगढ़ी तक, ठीक है, बधानगढ़ी, यहां तक का हमें केदारखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बधानगढ़ी तक का इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इसकी सीमा बन जाएगी, देखो टोंस नदी, इधर बधानगढ़ी, ठीक है, श्वेत हिमालय और गंगा द्वार। श्वेत हिमालय उत्तर में, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार तक का दक्षिण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, ठीक है, उनके द्वारा तपस्या की गई है। स्वर्ग द्वार इसको कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड यहाँ पर देखना, केदारखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे धाम यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहीं पर वेद व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की गई थी, ठीक है, बद्रिकाश्रम यानी कि वर्तमान में बद्रीनाथपुरी, तो वहीं पर षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना भी की गई है, ठीक है। किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास जी के द्वारा। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ज्यादा इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। तो आपको केवल एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एक सामान्य क्रमिक जानकारी आपको होना चाहिए बस, बाकी इतना ज्यादा डीप लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हालांकि इसके जो पर्वत है, मतलब इसका जो सीमांकन है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो केदारखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, तो इसकी प्रशंसा की गई है काफी, ठीक है। इसको क्या क्या कहा गया? देखो देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिरोमणि, ठीक है, किसको कहा गया है? देवप्रयाग को कहा गया, ठीक है। तो काफी डीप क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है। या फिर समग्र पापों का विनाशक, समग्र पापों का विनाशक भी इसको कहा गया है, ठीक है, समग्र पापों का विनाशक। तो दोनों तथ्य पूछे जा सकते हैं देवप्रयाग के लिए। केदारखंड में देवप्रयाग को किस नाम से संबोधित किया गया? समस्त तीर्थों का शिरोमणि या फिर समग्र पापों का विनाशक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को। या फिर केदारखंड में देवप्रयाग के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है, किसका किया गया? समस्त तीर्थों का विनाशक इसको कहा गया, ठीक है। इसके अलावा देखो आता है मानस खंड, तो दोनों खंड हमारी चर्चा में आ जाएंगे, ठीक है। मानस खंड मैंने आपको शुरू में बताया हिमालय के 5 खंडों का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन कौन से खंड? देखो एक केदार खंड,
और एक मानस खंड, दोनों कहां से हैं? उत्तराखंड के। एक है कश्मीर खंड, ठीक है। अगला है देखो जालंधर खंड, जालंधर, ठीक है, जालंधर खंड। और एक आता है इसमें कश्मीर खंड है, जालंधर खंड है, ठीक है, मानस खंड है, केदार खंड है, और एक है देखो नेपाल खंड, ठीक है, नेपाल खंड। तो इन 5 खंडों में हिमालय का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्कंद पुराण में हिमालय को कितने खंडों में विभाजित किया गया, ठीक है, कितने खंडों में? 5 खंडों में। इसमें से केदार खंड और मानस खंड 2 उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है, कश्मीर खंड कश्मीर से संबंधित है, जालंधर खंड पंजाब जो क्षेत्र है उससे संबंधित, और नेपाल खंड नेपाल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से 2 खंड केदार खंड और मानस खंड उत्तराखंड के। केदार खंड यानी कि गढ़वाल का रीजन हो गया, ठीक है, वर्तमान गढ़वाल, वर्तमान गढ़वाल है केदार खंड, ठीक है। और मानस खंड क्या है? वर्तमान कुमाऊं, ठीक है, वर्तमान कुमाऊं हो जाएगा मानस खंड, ध्यान रखिएगा, वर्तमान कुमाऊं मानस खंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सीमांकन है उसको देखें तो कहां कहां से इसका, कहां तक इसका सीमांकन है, ठीक है। देखो नंदा पर्वत से लेकर, ठीक है, नंदा पर्वत यानी कि बधानगढ़ी से लेकर, नंदा पर्वत से लेकर कहां तक है? काली नदी तक का, ठीक है, काली नदी तक का इसका विस्तार है। इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। वर्तमान में जो गढ़वाल की सीमा वो केदार खंड का हिस्सा, वर्तमान में जो कुमाऊं की सीमा वो मानस खंड का हिस्सा। आप इतना इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखो नंदा पर्वत से लेकर काली नदी तक का इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर जो मान्यता प्रचलित है कि यहाँ पर विष्णु के कुर्मु अवतार, ठीक है, विष्णु के कुर्मु अवतार की जो कहानी है वो चंपावत से रिलेटेड यानी कि कुमाऊं से रिलेटेड है। और जो कुर्मु अवतार, ठीक है, कुर्मु अवतार की कहां से है? चंपावत है, कुमाऊं से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखिए। और सृष्टि की उत्पत्ति जो माना जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति, ठीक है, वो भी यहीं से मानी जाती है, ठीक है, मानस खंड से। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्टर आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अन्य जो महाभारत है, महाभारत के कई अधिकांश भागों में, ठीक है, अधिकांश जो पर्व है, सभा पर्व है, ठीक है, अरण्य पर्व है, इन सभी में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। खसों का उल्लेख मिलता है, मैंने आपको बोलता, और खस यहाँ पर रहने वाले थे, तो इस प्रकार भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो है उल्लेख कहीं कहीं पर, लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल नाम याद रखने। देखो ऋग्वेद में प्रथम वर्णन मिलता है, ठीक है, और देवभूमि और मनीषियों की भूमि इसको कहा गया है। धर्म ग्रंथों में देखो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र क्षेत्र इसको कहा गया, ठीक है। उत्तर कुरु किस्म कहा गया इसको। ऐतरेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में क्या कहा गया इसको? उत्तरखंड, ठीक है, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खस देश। और इनके स्कंद पुराण में इसके 5 हिस्सों में हिमालय को बांटा गया, जिसमें 2 हिमालय केदार खंड और मानस खंड, ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और हिमवंत किस्म कहा गया इसको? बौद्ध ग्रंथ में। केदार खंड वर्तमान गढ़वाल और मानस खंड वर्तमान में कुमाऊं है, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है इसके ऐतिहासिक अध्ययन में। बाकी देखो अन्य चीजें जो अध्ययन किए हैं ऐतिहासिक अध्ययन में, जैसे अभिलेखीय साक्ष्य, अशोक का अभिलेख है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है, ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, बागेश्वर शिलालेख है, इसके अलावा देशट देव के जो प्राप्त हैं, ठीक है, वहां कत्यूरी कालीन जो शिलालेख हैं, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसी काल में, ठीक है, जिस काल के हैं। जो मौर्य काल का उसको मौर्य काल में, ठीक है, जो योधेय काल का उसको योधेय काल में, जो यदुवंशी काल का उसको यदुवंशी काल में, ठीक है। तो जिस काल में आएगा, क्योंकि देखो अभी भी हम चर्चा करें फिर उस काल में पुनः चर्चा करें तो 2-2 बार हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम उसी काल में उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और एक क्रमिक अध्ययन वहां पर हमें उसका अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं, देखो उत्तराखंड का कुड़िंद राजवंश, ठीक है, कुड़िंद राजवंश। किसी भी राजवंश के बारे में जानने के लिए या किसी भी काल के अध्ययन के लिए क्या आवश्यक होता है कि उस काल का हमारे पास भरपूर साक्ष्य उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, अभिलेखी साक्ष्य हो, मुद्राएं हो, या फिर कुछ ऐसे उस काल की, ठीक है, ऐसे चित्रण, ऐसी शैलियां, ठीक है, या फिर ऐसी कुछ वास्तुकला जहां से हम उस काल का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड का यदि हम अध्ययन करें, ठीक है, जो प्राचीन उत्तराखंड है इसका यदि अध्ययन करें तो हमारे पास भरपूर साक्ष्य नहीं है, ठीक है, भरपूर मतलब सीमित मात्रा में ही है, और उसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस काल में ऐसा रहा होगा। उसी में से एक काल कौन सा है? कुड़िंद राजवंश। इसका जो अभिलेखीय साक्ष्य हमारे पास केवल और केवल लिखित साक्ष्य देखो कुछ नहीं है, ठीक है, केवल और केवल क्या है हमारे पास? मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं जो स्रोत है, ये मुद्राएं केवल एकमात्र स्रोत है इस काल का, ठीक है। यहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुड़िंद राजवंश रहा था, उनकी क्या क्या उपाधियां थी, सारी चीजें मुद्राओं से ही कहां तक वो फैले हुए थे, ठीक है,
इससे ही हम इसका चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? देखो उत्तराखंड पर शासन करने वाला, उत्तराखंड पर शासन करने वाला, ठीक है, प्रथम राजवंश, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है? ये है कुड़िंद राजवंश। ठीक है, कुड़िंद राजवंश। तो कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश है, जिसका जो मुख्य स्रोत है वो है मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं, मुद्राएं देखो क्यों महत्वपूर्ण होती है? मुद्राओं से हम कैसे कुड़िंद राजवंश को जान सकते हैं? जहां जहां तक फैली होंगी, मतलब एक समान मुद्राएं, मान लीजिए कुड़िंद राजवंश की मुद्राएं, ठीक है, इस प्रकार की हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर कोई चित्र अंकित है। ठीक है, इस तरह से आप मान लो कोई, मतलब उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी मुद्राएं हो नहीं सकती, पर उदाहरण के लिए मान लीजिए मुद्रा, इसमें कोई ये मुहर अंकित है। ठीक है, यदि ये देखो एक ये मुहर मिली देहरादून से, ठीक है, देहरादून से मिली, और एक ऐसी मुहर सेम, ठीक है, ऐसी मुहर सेम कहां से मिल गई? हमें पिथौरागढ़ से मिल गई। ठीक है, और एक ऐसी और हमें कहां से मिल गई? हमें बिहार से मिल गई। ठीक है, मान लो बिहार से मिल गई। एक और मिल गई हमें कहां से? कोलकाता से मिल गई। ठीक है, तो ये चारों मोहरों में यदि समानता है तो हम इस हिसाब से यही अनुमान लगाते हैं ना कि इस काल में, एक समान काल में एक समान, मतलब एक ही राजवंश जिसके द्वारा एक समान मुद्राएं जारी की गई, वो यहाँ पर निवास करता होगा। ठीक है, उसने यहाँ पर शासन किया होगा और उसके साम्राज्य में सभी जगह एक समान मुद्राएं जारी होंगी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही जो अनुमान है, ठीक है, इसमें लगाया गया है, यहाँ के मुद्राओं के आधार पर ही हमने ये माना है कि कुड़िंद राजवंश कहां कहां तक विस्तारित था। ठीक है, जहां जहां से इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वहां तक इसका क्षेत्रफल माना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा देखो उल्लेख कहां कहां मिलता है कुड़िंदों का। ठीक है, उल्लेख कहां कहां पर मिलता है? सबसे पहले महाभारत के वन पर्वों में। ठीक है, महाभारत के वन पर्वों में, ठीक है, वन पर्वों में कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अच्छा है। महाभारत के वन पर्व में राजा सुबाहु, ठीक है, श्रीनगर का राजा सुबाहु, ठीक है, सुबाहु पुरुष की राजधानी, ये सारी चीजें किसमें मिलता है? महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ठीक है, अष्टाध्यायी के पाणिनि में मिलता है, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि द्वारा। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, इस अष्टाध्यायी में भी उत्तराखंड का उल्लेख, मतलब कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अष्टाध्यायी देखो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ठीक है, जो कि शुद्ध संस्कृत व्याकरण में लिखा गया है, पाणिनि द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें भी कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुड़िंद जनपद का इसमें उल्लेख मिलता है। साथ ही देखो इसके अलावा टॉलमी, ठीक है, विदेशी विवरण की यदि बात करें तो टॉलमी के विवरण में भी, टॉलमी के विवरण में इसमें भी कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉलमी के विवरण में। और मुद्राओं में, ठीक है, मुद्राएं मैं आपको पहले समझा चुका हूं, मुद्राएं किस प्रकार से हमारे इतिहास लेखन में सहयोगी होती हैं। ठीक है, तो मुद्राओं से भी इसका उल्लेख मिलता है। विभिन्न स्थानों से मुद्राएं इनकी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जिनसे कुड़िंद जनपद के विभिन्न स्थानों से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कुड़िंद जनपद कहां कहां तक विस्तारित था। ठीक है, देखो ये मुद्राएं कहां कहां से प्राप्त हुई, यदि मुद्राओं की बात करें कहां कहां से प्राप्त हुई। ठीक है, सीधा हम डायग्राम से समझते हैं। देखो पश्चिम में सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी, इस तरह से मुद्राओं के आधार पर हम इसका जो विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व में काली नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काली नदी, और दक्षिण में था सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, और उत्तर में क्या हो जाएगा? हिमालयी घाटी। ठीक है, हिमालयी घाटी, यहां तक इनका विस्तार है। ठीक है, देखो सतलज नदी तक का, यहाँ सहारनपुर तक का, यहाँ काली नदी तक का, और यहाँ हिमालयी घाटी तक का कुड़िंद मुद्राओं का विस्तार है। ठीक है, उत्तराखंड में देखो अल्मोड़ा, देहरादून, भेड़ा गांव से प्राप्त हुई है। साथ ही देखो लुधियाना से प्राप्त हुई है। ठीक है, लुधियाना के समीप सुनेत पड़ता है, वहां से करनाल से, बरहेट आदि स्थलों से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मुद्राओं के आधार पर इसकी जो सीमांकन है, कुड़िंद राजवंश से हिमालयी घाटी से लेकर सहारनपुर तक का, और पश्चिम में सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का इसका विस्तार था। ठीक है, कुड़िंद राज्य का विस्तार हो जाएगा ये। ठीक है, कुड़िंद राज्य का विस्तार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुड़िंद राज्य का विस्तार कहां कहां तक था? हिमालयी घाटी, उत्तर में, दक्षिण में सहारनपुर, पश्चिम में सतलज नदी, और पूर्व में काली नदी। ठीक है, इतना इनका विस्तार था। उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? कुड़िंद राजवंश ही है। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है। देखो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर इनकी पहली राजधानी थी। उसके पश्चात इनकी राजधानी बनी कालकूट। ठीक है, कालकूट, ठीक है, कालकूट। फिर बनी इनकी शत्रुघ्न नगर। ठीक है, शत्रुघ्न नगर।
शत्रुघ्न नगर, ठीक है। लास्ट राजधानी इनकी बनी बेहट। तो ये इनकी 4 राजधानी रही। देखो श्रीनगर इनकी राजधानी रही है, उसके पश्चात कालकूट, ठीक है। कालकूट के बाद शत्रुघ्न नगर और फिर बेहट, ठीक है। तो इनकी ये 4 राजधानियां रही हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और देखो एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, ठीक है। महाभारत में नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज शब्द से संबोधित किया गया, ठीक है। द्विज कहा गया है, ठीक है। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। और इससे मतलब द्विज मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। द्विज माने क्या होता है? श्रेष्ठ। तो इससे अनुमान हम ये लगाते हैं कि कुड़िंद लोग क्या थे? विद्वान थे या फिर श्रेष्ठ थे, ठीक है, या फिर आर्यों के समकक्ष थे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो महाभारत में ही महाभारत के वन पर्व में ही कुड़िंद काल में उत्तराखंड में अन्य, ठीक है, अन्य जो स्थानीय शक्तियां थी उनका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिसमें देखो खस इत्यादि, ठीक है, खस, तड़ाग, परतगढ़ इत्यादि का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। महाभारत के और महाभारत में इनको क्या कहा गया है? कुड़िंदों को द्विज कहा गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन यूकेपीएससी इसको बना चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कुड़िंद राजवंश के शासक, ठीक है। कुड़िंद राजवंश के शासक, देखो शासक यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, लिखित साक्ष्यों की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, या फिर साहित्यिक स्रोतों की दृष्टि से देखा जाए, तो कुड़िंद राजवंश का हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। किसी भी शासक का वर्णन हमको नहीं मिलता है। मतलब लिखित प्रमाण मतलब शासकों का वर्णन। लिखित प्रमाण तो मिला है, मैंने अभी आपको जो उल्लेख है वो बताया था, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे साहित्यिक स्रोत नहीं मिले जहां से हमें उस कुड़िंद काल के राजाओं की वंशावली, ठीक है, या फिर राजाओं का पूर्ण उल्लेख उसमें किया गया हो, ठीक है। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। केवल मुद्राएं, ठीक है। कुड़िंद मुद्राओं में हमें शासकों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा। मुद्राओं के आधार पर, ठीक है, मुद्राओं के आधार पर हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है। मतलब हमारे द्वारा इनके शासकों की एक वंशावली जो तैयार की गई, ठीक है, इतिहासकारों द्वारा। तो देखिएगा किस आधार पर, ठीक है। मुद्राओं में भी मुद्रा इनकी 2 प्रकार की, ठीक है। एक परवर्ती मुद्राएं, एक तो पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती, और दूसरी थी परवर्ती। तो पूर्ववर्ती में केवल कुड़िंद का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कुड़िंद का। लेकिन परवर्ती में शासकों के नाम है, ठीक है। शासकों के नाम परवर्ती में मिलते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। पूरा मुद्राओं को हम कुड़िंद मुद्राएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसके संबंध में पूरा हम गहनता से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें आपको मैं केवल समझा रहा हूँ कि कैसे हमें राजाओं के नाम प्राप्त हुए। जो पूर्ववर्ती मुद्राएं हैं मतलब कुछ एक टाइम पीरियड की मान लो, ठीक है, 600 साल का कोई समय, 600 साल का कोई ये टाइम पीरियड रहा है इनका। तो पहले 200 साल में ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मतलब इनसे पुरानी मुद्राएं, ठीक है, जिनमें हमें केवल कुड़िंद उल्लेख मिलता है। बाकी जो बाद की मुद्राएं प्राप्त हुई उनमें हमें शासकों के नाम भी मिलते हैं, ठीक है। नाम जो प्राप्त है उसके आधार पर देखो विषदेव, ठीक है, ध्यान रखेगा, विषदेव। इसके अलावा देखो अग्रराज धनभूति, ठीक है, अग्रराज धनभूति, ठीक है, धनभूति। इसके अलावा देखो धनभूति द्वितीय, ठीक है, धनभूति द्वितीय, ठीक है, बलभूति, ध्यान रखिएगा, बलभूति, ठीक है, बलभूति। बलभूति के अलावा देखो अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति, अमोघ भूति भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा देखो शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालिक, ठीक है, शिवदत्त, हरिदत्त, ठीक है, शिवपालिक, और साथ ही छत्रेश्वर, ठीक है, छत्रेश्वर। फिर देखो भानु और रावण, ठीक है। इतनी हमें इन राजाओं के नाम यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विषदेव, अग्रराज, धनभूति द्वितीय, ठीक है, बलभूति, अमोघ भूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालिक, छत्रेश्वर, भानु और रावण, ठीक है। ये सारे राजा कुड़िंद मुद्राओं के आधार पर इनके नाम हमें प्राप्त, ठीक है, इतिहासकारों को नाम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो आगे चर्चा यदि हम करेंगे कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है। हम अगली क्लास में इसको देखेंगे कुड़िंद मुद्राएं, क्योंकि लंबा टॉपिक है तो एक ही क्लास में इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कुड़िंद मुद्राएं जो कि काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यदि आप यूके SSC का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से भी उसने एक बार क्वेश्चन बना लिया था कि धनभूति द्वितीय
किस वंश का शासक था, ठीक है। विष्णुवर्मन किस वंश का शासक था। तो यूके ट्रिपल एससी कैसे भी क्वेश्चन बनाता था, लेकिन यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। केवल एक मोटा मोटा ध्यान रखना, देखो जैसे अमोघ भूति है, इसका आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित अभी देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इनके नाम प्राप्त हुए हैं, तो ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इनको आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। बाकी देखो कुड़िंद मुद्राएं, कल हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुड़िंद मुद्रा, पूरा गहनता से हम उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको जितने भी कुड़िंद मुद्राओं से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सारी से अगली क्लास में क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी पटवारी के लिए तैयारी करें दोस्तों, पटवारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड, आप लोग वर्दी का सपना जो मेरी सीरीज है उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। वहां से आपका पूरा जीएस प्लस करंट अफेयर साल 2022 का सारे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।